दोनों लाडले नेता आपके बीच में हैं। जोरदार तालियां, यहाँ की तालियां दिल्ली तक और मध्य प्रदेश भोपाल तक पहुंचे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। माननीय रक्षा मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करें। आदरणीय दिव्य सज्जनों, ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेभिर्यजन्तैरङ्गैः शन्तुनाग्यं शतनो वीर्यसेमहि देवहितं यदायो शतमिन्द्र शरदो अन्ति देवायत्रः नसिकरः जरशन्तनो नाम पुत्राशो यत्र पितरुन्मदशपिताश पुत्रः विश्वे देवा अदतिः पञ्चजनः अदतिर्जातमदृत्वम् रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्मृशे अजाय सर्गा स्थितिनाशहे तवे त्रयीमयायां त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयायां त्रिगुणात्मने नमः। दुर्गे स्मृतं हरितभेतिमिशेषजन्तौ स्वास्थ्ये स्मृतं मतिमतीव शुभं ददासि। दारिद्र्य दुःखभय हारिणिका त्वदन्यां सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्तः। विद्वद्दां समप्रभां मृगपतिस्कन्दद्भीषणीं कन्याविकरवालकेटविलसद्विराशेविदं हस्ते चक्रगदाचिकेटविशिखा शापं गुणं तर्जनीं बिभ्रणां लतात्मिकां शशिधरां दुर्गां कन्या पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अब कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री भारत श्री राजनाथ सिंह जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद महोदया से विनम्र आग्रह है कि आप अपने करकमलों से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। दैवीय शक्तियों के आह्वान के प्रकल्प हैं पहले कन्या पूजन, अपनी बेटियों को देवी स्वरूपा स्थान समाज में देने का प्रकल्प, और उसके बाद दैवीय शक्तियों के आह्वान का प्रकल्प दीप प्रज्वलन। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी तथा माननीय मंच से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करें। ऋषि श्रृंगी की तपस्थली सिंगरौली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण, जिसमें आज 25,500 गरीब परिवारों को निःशुल्क भूखंड आवंटन हो रहा है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 7 लाख किसानों को 140 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि का वितरण आज हो रहा है। इसके अलावा सिंगरौली की बहुप्रतीक्षित महत्वपूर्ण योजनाओं, जिसमें मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज, रेलवे ओवरब्रिज और सीएम राइज विद्यालयों का शिलान्यास आज होने जा रहा है। ऐसे महती कार्यक्रम में हम आज इस सम्मानीय मंच पर माननीय रक्षा मंत्री भारत श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद सीधी सिंगरौली क्षेत्र प्रीति पाठक जी, हमारे सिंगरौली के प्रभारी मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री महोदय माननीय श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी तथा सभी सम्माननीय माननीय जनप्रतिनिधियों का इस मंच पर स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि मध्य प्रदेश की धरती पे आप आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय रक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत। आइए जोरदार तालियों से हम भी इस स्वागत में, अभिनंदन में शामिल हों। सिंगरौली के प्रभारी मंत्री माननीय श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी से आग्रह है कि आप माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत करें। माननीय लोकसभा सांसद श्रीमती प्रीति पाठक जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय रक्षा मंत्री जी का सिंगरौली की धरती पर स्वागत करें। और माननीय राज्यसभा सांसद श्री अजय प्रताप सिंह जी से विनम्र आग्रह किए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए विनम्र आग्रह प्रभारी मंत्री सिंगरौली श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी से। माननीय मंत्री महोदय श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे।
माननीय विधायक महोदय चितरंगी श्री अमर सिंह जी से आग्रह है कि आप माननीय मंत्री महोदय श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, मंच पर मौजूद सभी लोग तथा भाजपा के सभी कार्यकर्ता अब माननीय रक्षा मंत्री जी का बड़ी माला से स्वागत करेंगे। अगवानी कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मंच पर मौजूद माननीय मंत्री महोदय, माननीय सांसद जी, हमारे सभी कार्यकर्ता माननीय रक्षा मंत्री जी का यहां सिंगरौली की पावन भूमि पर बड़ी माला से स्वागत कर रहे हैं। बहुत आदर पूर्वक माननीय रक्षा मंत्री जी का सिंगरौली में इस बहुत ही आत्मीय कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए जोरदार तालियों से हम और आप भी अपने स्वागत की अभिव्यक्ति करें। माननीय रक्षा मंत्री जी का स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और माला से अब स्वागत होगा जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत होगा। सभी कार्यकर्ता हमारे, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं अब स्वागत हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत से अब हम आगे बढ़ रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी से तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप रिमोट के माध्यम से, सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान कल्याण राशि का वितरण करें। 7 लाख से अधिक किसानों के खातों में 140 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का सीधे बैंक खातों में अंतरण अब रिमोट के माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री किसान कल्याण राशि 140 करोड़ रुपए। आइए जोरदार तालियों से हम अपने किसान भाई बहनों की खुशी का हिस्सा बने। सिंगरौली में बहुप्रतीक्षित मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज, रेलवे ओवरब्रिज जो कि बरगवा और बैडन के बीच में है, और सीएम राइस विद्यालय जो कि हिरवा, बैडन और चकारिया चितरंगी में है, इनके शिलान्यास के लिए एक बार पुनः माननीय रक्षा मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि आप रिमोट के माध्यम से इन विकास कार्यों का पट्टिका अनावरण करें। मंच के दाहिनी ओर, जब हम मंच से आपकी तरफ देख रहे हैं तो दाहिनी ओर जो पट्टिकाएं हैं उनका अनावरण हो रहा है। और इस तरह 248 करोड़ रुपए की लागत का मेडिकल कॉलेज, 60 करोड़ से ज्यादा का माइनिंग कॉलेज, 35 करोड़ रुपए लागत का रेलवे ओवरब्रिज और 65 करोड़ रुपए लागत के सीएम राइस विद्यालयों का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय रक्षा मंत्री जी ने अपने कर कमलों से रिमोट के माध्यम से किया। सिंगरौली की पावन भूमि पर स्वागत उद्बोधन के लिए विनम्र आग्रह हमारी माननीय सांसद महोदया श्रीमती रीति पाठक जी से। सिंगरौली के पावन धरा पर आज जिनका अभिनंदन है वो हमारे देश के ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने देश की चिंता रोटी, कपड़ा, मकान और देश के सुरक्षा के साथ की है। और सुरक्षा की विशेष जिम्मेदारी जिनके कंधों पर डाली है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कैबिनेट के इस देश को संभालने वाले और जिम्मेदारी लेने वाले, उस दायित्व को निर्वहित करने वाले आज हमारे इस धरा पर जिनका आगमन हुआ है, हमारे राष्ट्र के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी, मैं आपका स्वागत करती हूं, वंदन करती हूं और अभिनंदन करती हूं। अपने क्षेत्र के वासियों की तरफ से, अपने सिंगरौली जिला के वासियों की तरफ से जिनका अभिनंदन करने का सौभाग्य हमें, हमारे प्रदेश को, संसदीय क्षेत्र को और सिंगरौली जिले को लगातार और बार बार मिलता रहा है, जिन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में, एक सामान्य कार्यकर्ता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, जिन्होंने इस देश के, इस प्रदेश के माता पिता बनकर, श्रवण कुमार बनकर, बहनों के भाई बनकर, बच्चों के मामा बनकर, किसानों के साथी किसान बनकर, और जिन्होंने जनता की उस मांग को समझकर सदैव यहां पर उपस्थिति दिलाई है
ऐसे हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री, हमारे ओजस्वी मुख्यमंत्री, ओजस्वी वक्ता और यशस्वी मुख्यमंत्री, हम सब के भैया आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का इस मंच से मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ। हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रताप सिंह जी का मैं स्वागत करती हूँ और वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपकी अपने सांसद होने के नाते मंच पर उपस्थित हमारे सभी स्थानीय विधायक, सभी विधानसभा क्षेत्र के सम्मानीय विधायक, सभी प्रदेश और जिले के पदाधिकारीगण, सभी भारतीय जनता पार्टी के जिले के कार्यकर्तागण, पदाधिकारीगण, सहयोगीगण, आप सबका मैं हृदय से इस मंच पर और इस कार्यक्रम में उपस्थिति हेतु आपके सांसद होने के नाते मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मेरे समक्ष उपस्थित हमारे सिंगरौली जिले की जनता जनार्दन, जिसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी परिवार के सदस्यगण हैं, जिसमें हमारी बहनें हैं, जिसमें हमारे भैया हैं, जिसमें हमारे वरिष्ठ जन हैं, जिन्होंने हमारे अस्तित्व को अपने उस वोट से, उस सम्मान से, उस आशीर्वाद से नवाज कर इस संवाद करने की स्थिति में पहुंचाया है। ऐसे हमारे सभी वरिष्ठ जन हैं, सभी आदरणीय मीडिया के बंधुगण हैं, आप सभी का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूं। आदरणीय मंच, आज देश के रक्षा मंत्री जी के आगमन पर हमारा सिंगरौली जिला गौरवान्वित हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके, चाहे वो माइनिंग कॉलेज हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो बहुप्रतीक्षित वर्गमा का ओवरब्रिज हो, या सीएम राइज जैसे स्कूलों को, जिसे आज देकर हमारे क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त बनाया गया है, निश्चित रूप से हम सबको ये भान कराया है कि हर कदम पर, हर पग पर और हर समय पर और आपकी जरूरतों पर हम सब आपके साथ हैं। आज आदरणीय रक्षा मंत्री जी के आगमन पर आज हम सब आज प्रत्यक्षदर्शी बन रहे हैं। हम सब उस बात का एक परिणामित अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि जब हमारा सिंगरौली जिला, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह ही रहे थे कि 4 महीने में जितनी योजनाएं हमने बनाई हैं, जो प्रस्ताव हमने जिन पर काम किया है, वो 4 महीने में सब फलने और फूलने वाले हैं और सिंगरौली जिले को हम स्वर्ग बनाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से एक ऐसा साथी और ऐसा नेतृत्व और ऐसे कंधों के साथ जो कंधा मिलाकर चलता है, जिसने देश के सारी व्यवस्थाओं में अपनी भागीदारी और जिम्मेदारी निभाई हो, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथी और प्रदेश के नेतृत्व करता आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैं हृदय से धन्यवाद करती हूं। और लगातार मांगने की स्थिति कभी भी मेरी बनी नहीं, इसलिए नहीं बनी कि हमारे सभी स्थानीय विधायकों ने जब भी अपना आंचल फैलाकर या जब भी अपना हाथ बढ़ाकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कोई भी डिमांड की होगी, कोई भी मांग की होगी, उस मांग के पहले ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हर विधानसभा में उस मांग को पूरा करने में अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मैं धन्यवाद के साथ आज यहाँ पर उपस्थित आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आदरणीय भैया शिवराज सिंह चौहान जी का मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ और आगे आने वाले समय में आके आपका साथ और आपका स्नेह और आपका आशीर्वाद इसी तरह हम सबको, सिंगरौली वासियों को और मेरे सीधे संसदीय क्षेत्र को मिलता रहे, ऐसी अभिलाषा है। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदया प्रीति पाठक जी। 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगरौली को जिला बनाने का वादा पूरा किया और उसके बाद उन्होंने वादा किया कि ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से इसको इतना खूबसूरत बनाएंगे कि हमारी छवि बगल के राज्यों में सबसे बेहतर हो, हमारे नागरिकों को सबसे अच्छी सुविधाएं मिलें। आज वादों के पूरे होने का दिन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेडिकल कॉलेज, माइनिंग कॉलेज, रेलवे ओवरब्रिज, सीएम राइज स्कूल सब कुछ सिंगरौली को दिए हैं। बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए, स्वागत करिए। बोलिए भारत माता की। अपनी सिंगरौली है और राजनाथ सिंह भाई साहब पधारे हुए हैं, देश के रक्षा मंत्री। एक बार पीछे तक
मैं जहां तक देख रहा हूं, माफी चाहता हूं, बैठने की जगह कम पड़ गई है, नरमुंड ही नरमुंड दिखाई दे रहे हैं। एक बार पीछे तक मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, सिंगरौली की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली और सुरक्षित भारत का निर्माण करने वाले हम सबके प्रिय नेता आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के स्वागत कीजिए राजनाथ जी का, अभिनंदन कीजिए राजनाथ सिंह जी का, वंदन कीजिए राजनाथ सिंह जी का। ऐसे हमारे नेता आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी, इस जिले के प्रभारी मंत्री, लोकप्रिय नेता आदरणीय श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, हमारी लोकप्रिय सांसद बहन श्रीमती रीति पाठक जी, पार्टी के उपाध्यक्ष भाई कांतिदेव सिंह जी, रणबीर जी, राम सुमरन जी, प्रज्ञा जी, सिंगरौली के हमारे लोकप्रिय विधायक रामलल्लू बैस जी, धौनी के लोकप्रिय विधायक कुंवर सिंह जी, चितरंगी के लोकप्रिय विधायक अमर सिंह जी, देवसर के हमारे लोकप्रिय विधायक सुभाष रामचरित्र जी, राजन जी, विश्वामित्र जी, देवेश जी, गिरीश द्विवेदी जी, रामनिवास शाह जी, वीरेंद्र गोयल जी, प्रेमवती खैरवार जी, चंद्र प्रताप विश्वकर्मा जी, सभी साथी नेता पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज मुझे 2008 याद आ रहा है, जब पहली बार मुख्यमंत्री बन के मैं सिंगरौली आया था, तो सिंगरौली वालों ने मुझे कहा था कि सिंगरौली के साथ कभी न्याय नहीं हुआ कांग्रेस की सरकार में, सिंगरौली सारी योग्यताएं रखता है, इसलिए सिंगरौली को जिला बनाओ। और आपने जब मांग की थी तो मैंने कहा था, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सिंगरौली जिला बनेगा। और तब से सिंगरौली की विकास यात्रा प्रारंभ हुई। आज मैं विकास के काम नहीं गिनाऊंगा, लेकिन दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से आज मुझे बताओ सिंगरौली में विकास के काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कभी कांग्रेस ने किए थे क्या? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, किए थे क्या? 1.25 साल उनकी सरकार आई थी, तब उनने एक पत्थर और कंकड़ लगाया था क्या? आज जो कुछ सिंगरौली में दिखाई दे रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज भी जब आपने कहा पिछले दिनों क्या मेडिकल कॉलेज और चाहिए, तो अब 248 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज एजेंसी निर्माण का काम तेजी से प्रारंभ हो जाएगा। अब मेडिकल कॉलेज अपनी सिंगरौली में होगा। और मेडिकल कॉलेज का मतलब केवल मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेडिकल कॉलेज के कारण आपको इलाज के लिए अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गंभीर बीमारियों के इलाज भी सभी सिंगरौली की धरती पर संपन्न होंगे। एक बात और थी, ये बात मैं लूंगा, चिंता मत करो यार, मामा ऐसे थोड़ी जाएगा। एक बात और थी, हमारे इतनी खदानें, इतनी माइनिंग, लेकिन काम जब हम कहते हैं कि यहां के बच्चों को दो, तो एक बात आती थी, स्किल्ड मैन पावर चाहिए, उसके लिए ट्रेंड लोग चाहिए। और सिंगरौली में उतने स्किल्ड बच्चे मिलते नहीं हैं। और इसलिए मेरे भांजे और भांजियों, अब जो माइनिंग कॉलेज खुलेगा, उस माइनिंग कॉलेज में पूरी ट्रेनिंग दे के अपने बच्चों को तैयार करेंगे, ताकि माइनिंग के क्षेत्र में रोजगार मिले तो सिंगरौली जिले के बेटा बेटी को मिले। लेकिन आज एक बात और कर रहा हूं, केवल माइनिंग नहीं,
सिंगरौली ऊर्जा धानी भी है। सिंगरौली देश को बिजली देती है। और इसलिए सिंगरौली के नौजवानों, ये केवल माइनिंग कॉलेज नहीं होगा, सिंगरौली में हम ऊर्जा कॉलेज भी उसी में खोलेंगे, एनर्जी कॉलेज भी। और उसके कारण पावर प्लांटों में जितने स्किल्ड मैन पावर चाहिए, नौकरी के लिए जिस तरह की योग्यता चाहिए, वो योग्यता इस माइनिंग के साथ साथ एनर्जी कॉलेज में वो भी प्राप्त करेंगे पढ़ के मेरे बच्चे। तो चाहे माइनिंग का क्षेत्र हो और चाहे बिजली का क्षेत्र हो, हमारे बच्चे इतने ट्रेंड होंगे कि रोजगार मिलेगा तो हमारे बच्चों को मिलेगा, हमारे नौजवानों को मिलेगा। एक नहीं, मेरे बेटा बेटियों, अभी 1.25 लाख पदों पर भर्तियां सरकारी चालू है। ये सरकारी क्षेत्र में भी हम भर्ती कर रहे हैं रोजगार के लिए, प्राइवेट सेक्टर में भी अपने बच्चों को रोजगार मिले। और एक बात बताना चाहता हूं, अभी अभी इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। 14,42,550 करोड़ रुपए का निवेश आएगा और सिंगरौली में भी आएगा। 29 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। 29 लाख। देखो, देश आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। आज कहते हुए गर्व है, एक जमाना था जब पिद्दी पिद्दी से देश में डराते थे और भारत कुछ नहीं कर पाता था। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाई साहब बैठे, उन्होंने कह दिया, मोदी जी ने कह दिया, हमारी सेना हर संकट का मुकाबला करने के लिए तैयार है। हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और आपने देखा, चीन ने जुर्रत की थी भारत की सीमा में कदम रखने की, तो हमारे सैनिकों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन की सीमा में फेंक दिया। ये आज का भारत है। हम राजनाथ जी को हमेशा सुनते हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए फौजें सन्नद्ध है। और आज पूरी दुनिया जानती है कि वो जमाना चला गया। यूक्रेन का उदाहरण देख लो, यूक्रेन और रूस में लड़ाई हुई, हमारे बच्चे फंसे थे। अब हमारे बच्चे 30,000 कैसे बाहर निकले? तो केवल एक काम किया हमारे बच्चों ने, भारत का तिरंगा झंडा हाथ में थामा और निकल पड़े। तो रूस भी पीछे हट गया और यूक्रेन ने भी लड़ाई बंद कर दी। भारत के बच्चे तिरंगा हाथ में लेके बाहर निकल आए और भारत के पीछे बांग्लादेशी भी वापस आ गए। यह आज भारत का सामर्थ्य है, भारत की ताकत है। चारों तरफ हमारे देश का विकास हो रहा है। उस पर मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता। जो जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए थे, जो हमारे पुराने संकल्प और सपने थे, आज पूरे हो रहे हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है और उज्जैन में महाकाल महालोक भी बन रहा है। लेकिन आज जो मैं आया हूं, एक बहुत मानवीय कार्यक्रम के लिए आया हूं। आज सिंगरौली जिले में, अकेले सिंगरौली जिले में 25,500 गरीब बहनों और भाइयों को मैं आपको घटना सुनाता हूं। यह योजना बनी कैसे? मैं टीकमगढ़ जिले में, पृथ्वीपुर जिले में मैं दौरा कर रहा था निवाड़ी में, तो एक जगह बड़ी संख्या में जनता खड़ी थी। मैं जनता के पास पहुंचा, मैंने पूछा बात क्या है? तो उन्होंने कहा कि मामा रहने की जगह नहीं है रे। मैंने कहा रहने की जगह नहीं है तो रहते कहाँ हो? बोले रहते तो पिता के घर में, लेकिन वो घर है दादाजी के जमाने का। हमारे दादाजी 4 भाई, उनके 4-4 बेटे हो गए, फिर 4-4 बहुएं आ गई, उनके 4-4 हो गए, तो कुल मिला के इतने हो गए कि एक घर में बने ही नहीं रहे मामा। हालत यह है कि बारी बारी से सोते हैं,
10 से 12 बजे तक तुम सो, 12 से 2 बजे तक ये सोएगा, 2 से 4 बजे तक ये सोएगा। तो मुझे उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था कर दो कि हमें भी कहीं जमीन का टुकड़ा मिल जाए और वहां अपना घर बना कर रहने लगे। तभी मेरे दिमाग में तुरंत ये बात आई और उसी समय गाड़ी में चलते चलते हमने ये योजना बनाई। केवल सिंगरौली जिले वाले नहीं, मीडिया के माध्यम से पूरा मध्य प्रदेश सुन ले। हमने फैसला किया है मध्य प्रदेश की धरती पर कोई गरीब रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा। हर गरीब को प्लाट दिए जाएंगे, फ्री में प्लाट, निःशुल्क प्लाट दिए जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों और भाइयों, बताओ सबके पास रहने की जमीन होना चाहिए कि नहीं? ऐसे नहीं, जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? अरे भगवान ये धरती सबके लिए बनाई भाई, गरीब के लिए भी ये धरती है। ये जल, ये जमीन, ये जंगल, ये हवा, ये खुला आसमान, ये पेड़ पौधे, ये फूल, ये फल, ये अनाज, सबके लिए भगवान ने बनाया। इंसान ने अपनी दुनिया अलग बना ली, कोई अमीर बन गया, कोई गरीब रह गया। आज मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार में गरीब भगवान के भरोसे था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जल जमीन और जंगल का मालिक गरीब बनाया जा रहा है। जल जमीन जंगल का मालिक बना रहे हैं। मैं भावपूर्ण शब्दों में आपसे कह रहा हूं, आप बताओ अगर कोई के पास जमीन नहीं है रहने की, उसकी जिंदगी कैसे कटती होंगी, उसकी, उसके परिवार की, उसके बच्चों की। कई जगह वो किसी दूसरे की जमीन पर रहते थे तो दादागिरी होती थी, हमारी बात मान और नहीं तो चल भग, ये जमीन तो मेरी है। सुनो गरीब बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर, पूरे मध्य प्रदेश में कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। एक तरफ जब हम उद्योगों के लिए जमीन देते हैं तो गरीबों को जमीन क्यों नहीं देंगे? आज 421 एकड़ जमीन सिंगरौली के गरीबों को बांटी जा रही है और केवल सिंगरौली में नहीं बटेगी, पूरे मध्य प्रदेश में बटेगी। सरकारी मिलेगी तो सरकारी बांटूंगा और सरकारी नहीं मिली तो खरीद के दूंगा, लेकिन कोई गरीब जमीन के बिना नहीं रहेगा। हर एक के पास अपना जमीन का टुकड़ा थोड़ा सा हो, जहां पूरे स्वाभिमान के साथ वो अपने परिवार के साथ रह सके। यही तो सामाजिक न्याय है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यही भारतीय जनसंघ के समय हमसे कहा था, ये गरीब तुम्हारा असली भगवान है, इसकी सेवा कर लो तो समझो भगवान की पूजा हो गई। आज का कार्यक्रम गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है मेरे बहनों और भाइयों, गरीबों की सेवा का अनुष्ठान है और ये पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर चलेगा। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण योजनाएं बनाई है। सुनो मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मैं सबसे ये कहना चाहता हूं, जीने के लिए क्या चाहिए? रहने के लिए जमीन, उसका इंतजाम हम कर रहे हैं। धीरे धीरे पूरे मध्य प्रदेश में हो जाएगा। फिर रहने को मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 38 लाख मकान अब तक मिले थे, 34 लाख बना के तैयार कर दिए, 34 लाख बना के तैयार कर दिए। आगे मकान बनाने का क्रम जारी रहेगा और जमीन के पट्टे के लिए यहाँ कलेक्टर है, कमिश्नर है। मैं कह रहा हूं केवल ग्रामीण क्षेत्र में नहीं, शहरी क्षेत्र में भी अगर कोई गरीब रह गया हो, शहरी क्षेत्र में भी, तो उसको भी या तो हम पट्टा देंगे जमीन का या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के रहने के मकान की व्यवस्था करेंगे। कोई बिना छत के नहीं रहेगा। राशन हो गया प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, मकान जमीन हो गई। और तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, मुझे कहते हुए गर्व है, मध्य प्रदेश की धरती पर एक तरफ जब हम सीएम राज स्कूल खोल रहे हैं, आज सीएम राज स्कूल भी हमने खोले, आज फ्लाईओवर भी बन रहे हैं, आपने सुना में विस्तार में नहीं जा रहा। भाई दूसरी तरफ चाहे गरीब हो चाहे मध्यम वर्गीय हो, आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात, और किसी जाति और समाज का हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, वो ओबीसी हो या वो सामान्य वर्ग का हो, मेरे बेटा बेटियों चिंता पढ़ाई की मत करना, क्योंकि जितने भी
पढ़ने में तेज है मेरे बच्चे, मेधावी है मेरे बच्चे, उनकी फीस चाहे मेडिकल कॉलेज की हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, चाहे अन्य कॉलेज की हो। मैं जानता हूं अगर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया और प्राइवेट में हो गया तो फीस कितनी होती है पता है? 8 लाख 10 लाख रुपया साल। तो बताओ, गरीब हो, किसान हो, मध्यम वर्गीय हो, वो फीस भरवा सकता है क्या? अरे ऐसे नहीं, जोर से बताओ, भरवा सकता है क्या? तो उसकी फीस कौन भरवाएगा? अरे कौन भरवाएगा? तो उसकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और ये मैं केवल कह नहीं रहा, 2.5 लाख बच्चों की फीस भर रहे हैं भाई, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, IIT की, IIM की, और केवल देश में नहीं विदेशों में भी फीस भर रहे हैं। एक बच्चे की 64 लाख फीस हमने भरी है। जो प्रतिभा का धनी है और जिसके परिवार की आमदनी 8 लाख रुपए तक है, 8 लाख रुपए से ज्यादा अमीर होता है, मैं उसकी बात नहीं करता। 8 लाख रुपए तक की जिनकी फीस है, 8 लाख रुपए तक की जिनकी आय है, उनकी फीस भरी जाएगी। तो तुम तो पढ़ना रे भांजे भांजियो, चिंता की जरूरत नहीं है। तुम जानते हो 12वीं में अगर 75% नंबर लाए तो मामा क्या दिलवाता है? क्या दिलवाता है? लैपटॉप दिलवाता है। तो 75% ले आओ, लैपटॉप ले जाओ, आगे बढ़ो, पढ़ाई की पूरी व्यवस्था हो जाए। और इसलिए गरीब की जिंदगी में जो जो चीज जरूरी है वो सब करने का प्रयास कर रहे हैं। आज 25,000 में से कई भाई बहन ऐसे बैठे होंगे जिनको जमीन का प्लाट मिला है, अधिकार पत्र मिला है। अगर ऐसे बैठे हो तो जरा अपना अधिकार पत्र उठा के दिखाएं। जिनको आज जमीन का प्लाट मिला है, एक बार अधिकार पत्र उठा के बताएं। और वो पीछे तक हमारे कई भाई बहन अपने अधिकार पत्र लहरा रहे हैं। तो जमीन हो, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई हो, इलाज की व्यवस्था हो। 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड बने हैं मध्य प्रदेश की धरती पर। 3 करोड़ आयुष्मान कार्ड, और गरीब का 5 लाख रुपए तक का इलाज केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी फ्री में करवा के दिया जाएगा। ये कार्यक्रम नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। लाडली लक्ष्मी योजना में लाडली लक्ष्मी 2 आ गई है, जिसमें बेटियां अगर कॉलेज में एडमिशन लेगी तो 12,500 रुपया, अगर वो डिग्री प्राप्त करेगी तो फिर 12,500 रुपया वो बेटियों को प्रदान किए जाएंगे। तो जिंदगी के जितने पहलू हैं, जहां कष्ट और परेशानी हो सकती थी, वो सब हल करने की कोशिश की है। और एक और क्रांतिकारी काम किया है वो, और मैं सिंगरौली की जनता को बताना चाहता हूं। कांग्रेस चली गई, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन कांग्रेस ने अंग्रेजी हमारे सिर पे लाद दी। उच्च शिक्षा कायम होगी, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की कायम होगी, अंग्रेजी में होगी। अब मेरे बहनों और भाइयों बताओ, गरीब का और किसान का बेटा बेटी अंग्रेजी जानता है क्या? अरे जोर से बताओ, जानता है क्या? नहीं जानता। यह षड्यंत्र था कि अगर हिंदी में हो गई तो गरीब के बच्चे भी आगे बढ़ जाएंगे। अंग्रेजी लाद दो ताकि बड़े बड़े लोगों के बेटा बेटी बड़े पदों पर काबिज हों, और गरीब और किसान के बेटा बेटी, मध्यम वर्गीय के बेटा बेटी रह जाएं। यह षड्यंत्र था। अपनी मातृभाषा, अंग्रेजी कोई योग्यता का प्रमाण नहीं है। योग्यता किसी भी भाषा में हो सकती है, और इसलिए अंग्रेजी ना जानने के कारण हमारे कई बच्चे पीछे रह जाते थे। पिछले साल मेडिकल कॉलेज में एक बेटे का एडमिशन हुआ, साल भर में ही पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा बात क्या है बेटा? बोले मामा अंग्रेजी में पढ़ाते हैं, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ता क्या है, तो समझ में नहीं आता, तो मैं तो छोड़ के बाहर आ गया। सुनो मेरे बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री ने तय किया हमारी नई शिक्षा नीति में, और मध्य प्रदेश ने तय किया मध्य प्रदेश में कि मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हो, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई हो, जितने भी विषयों की पढ़ाई होगी मध्य प्रदेश की धरती में हिंदी में करवाई जाएगी। हिंदी में बोलो, होना चाहिए कि नहीं हिंदी में? अब हिंदी में पढ़ेंगे
तो धन्नू पन्ना कल्लू मन्ना तेरे बेटा बेटी भी डॉक्टर बनेंगे रे। गरीब और किसान के बेटा बेटी भी आगे आएंगे, मध्यम वर्ग की बेटा बेटी भी आगे आएंगे। एक पूरा सामाजिक परिवर्तन जनता के पक्ष में हो, उसका अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मेरे बहनों और भाइयों चलाया है। हमारे किसान भाई ने, कांग्रेस झूठ बोलती रहती, कर्जा माफ, बेरोजगारी भत्ता, सिंगरौली के बेरोजगार नौजवानों, ये कमलनाथ फिर बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, रोजगार दे दूंगा, बेरोजगारी भत्ता दे दूंगा। 1.25 साल जब इनकी सरकार आई थी, किसी को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? एक ढेला नहीं दिया। लेकिन किसानों को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 6,000 रुपए हर साल देने का फैसला किया। और किसानों के मोदी जी के साथ साथ मैंने भी सोचा कि चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया शिवराज, 4,000 तू भी डाल रे, तो 6,000 प्रधानमंत्री जी देते हैं, 4,000 मैं डालता हूं। गरीब किसान हो चाहे कोई भी किसान हो, 10,000 रुपया हर साल मिल रहे हैं। आज 7 लाख किसानों के खाते में 170 करोड़ रुपया रीवा संभाग के किसानों के खाते में डाले हैं। गरीब हो, किसान हो, किसान को 0% ब्याज पे कर्जा देने का मामला हो। मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों, पेसा एक्ट मध्य प्रदेश की धरती पर लागू करके तुम्हें जंगल का वनोपज का मालिक बनाया है। अब अगर ग्राम सभा चाहेगी तो तेंदुपत्ता जंगल विभाग वाले नहीं तोड़ेंगे, गरीब तोड़ेगा और वो ही बेचेगा। ये जंगल का अधिकार है। मैं इसके बारे में आज विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम लगातार जारी है। मध्य प्रदेश तेजी से बदल रहा है। मुझे कहते हुए खुशी है कि कई मामलों में आज अपना मध्य प्रदेश नंबर 1 के राज्य की पांच में शामिल हो चुका है। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा। आज हमारे आदरणीय नेता, हमारे बड़े भाई, सबको तय करने वाले और देश के हमारे ऐसे नेता जिनके हाथों में सीमाओं की सुरक्षा की जवाबदारी है और जिन पर हमें गर्व है, वो हमारे बीच पधारे हैं। लेकिन 2-3 चीजें अभी मेरे ध्यान में आई है, बस उसकी चर्चा करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। एक मुझे बताया सांसद, विधायक और पदाधिकारियों ने कि धान की खरीदी में कुछ लोग छूट गए हैं और पोर्टल बंद हो गया, इसलिए अगर कोई किसान रह गया हो तो उसकी धान की खरीदी हो जाए। अब ये पोर्टल कोई ब्रह्मा जी ने थोड़ी बनाया है यार, बंद हो गया तो खोल देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो जायज और जनाइन, अगर कोई रह गया है तो वो चिंता ना करे। हम अगर किसान का जायज रह गया है तो उसके लिए पोर्टल भी मैं चर्चा और बातचीत करूंगा ताकि जायज खरीदी हो जाए, कि और की नहीं, किसान की खरीदी हो जाए। मेरे बहनों और भाइयों, एक बैगा विकास प्राधिकरण की तरफ से यह डिमांड आई है कि बड़ी संख्या में बैगा भाई बहन हैं, उनको कई इलाकों में 1,000 रुपया महीना भाई साहब हम देते हैं बैगा बहनों को, भारिया शहरिया बहनों को। तो यहाँ के बैगा छूट गए हैं तो 1,000 रुपया महीना सभी बैगा बहनों को दिए जाएंगे हर महीना, ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी ठीक ढंग से चल सके। और एक मैं ये जरूर कहूंगा कि सीधी सिंगरौली रोड हम तकलीफ में हैं। एक ठेकेदार ने काम शुरू किया, नेशनल हाईवे बना रहा है, उसको जब ठीक काम नहीं किया तो उसका ठेका निरस्त कर दिया था। दूसरा बना रहा है, उसको भी टाइट किया जाएगा ताकि वो रोड ठीक गति से पूरा हो सके। आज मैं इतनी बड़ी संख्या में आप सब आए, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, इस विश्वास के साथ कि विकास की दौड़ में सिंगरौली पीछे नहीं रहेगा। ये ऊर्जा धानी मध्य प्रदेश के विकास का इंजन होगा और जल्दी सिंगरौली, रीवा, जबलपुर औद्योगिक कॉरिडोर भी हम बनाएंगे ताकि रोजगार के और अवसर यहां बढ़ सके। एक बार फिर आप सबका स्वागत करते हुए और फिर आपसे केवल एक अपील करते हुए कि यह काम सरकार कर रही है, लेकिन आपका सहयोग भी तो चाहिए, आप सबका सहयोग चाहिए। सरकार और समाज मिलकर इकट्ठा हो जाए तो हम तेज गति से आगे बढ़ सकते हैं। बोलिए, सबका सहयोग मिलेगा, जोर से मिलेगा। तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के ये संकल्प लें कि हम सरकार के साथ चलेंगे, मामा के साथ चलेंगे,
विकास के कामों में भी सहयोग देंगे और जन कल्याण के कामों में भी सहयोग देंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और अब मैं बिना किसी विलंब के अपने नेता भारत के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से निवेदन करता हूं कि जोरदार तालियां बजा के आप उन्हें बुलाइए। माननीय राजनाथ सिंह जी भाई साहब, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। आइए हमें संबोधित कीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और गरीबों के कल्याण के प्रति पूरी तरह से समर्पित मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान और यहां के मंत्री प्रभारी श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह जी, यहां की लोकप्रिय सांसद जो संसद में बराबर अपने क्षेत्र की समस्याओं को प्रभावी तरीके से उठाती रहती हैं, ऐसी श्रीमती रीति पाठक जी, श्री अजय प्रताप सिंह जी राज्यसभा के सांसद, श्री शीर्ष कांतिदेव सिंह जी प्रदेश उपाध्यक्ष, श्री रणवीर सिंह जी रावत, श्री राम सिमरन जी गुप्ता, श्री प्रज्ञा त्रिपाठी, श्री राम लल्लू वैस, श्री कुंवर सिंह जी, श्री अमर सिंह जी, श्री सुभाष चरित्र जी और इस सार्वजनिक सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, सिंगरौली की किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के लिए लंबे अरसे के बाद आप सबके बीच खड़ा हुआ। जब श्रीमती रीति पाठक का चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उस दौरान मैं आप सबके बीच आया था और मैंने यह कहा था कि यदि रीति पाठक को आप भारी मतों से विजय दिलाएंगे तो मैं सिंगरौली की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं निश्चित रूप से आप सबके बीच में आऊंगा। और आज मैं आप सबके बीच यहां पर मौजूद हूं। बहनों भाइयों, शिवराज सिंह जी चौहान ने मुझे आमंत्रित किया कि हम गरीबों के कल्याण में कुछ कार्यक्रम हमने हाथ में लिए हैं और बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका शिलान्यास होगा, लोकार्पण होगा, गरीबों को भूमि आवंटित की जाएगी और उस कार्यक्रम में आप शिरकत कीजिए। इसलिए आज आप सबके बीच में यहां पर मौजूद हूं। लेकिन आज जो यह दृश्य अपनी आंखों के सामने मैं देख रहा हूं बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं यह जनसभा नहीं है बल्कि जन सैलाब अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। इसकी हमने कल्पना नहीं की थी कि सिंगरौली में इतना बड़ा जन सैलाब हमको देखने को मिलेगा। लगातार कई वर्षों से मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह जी चौहान अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वह कैसा काम कर रहे हैं यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी विधानसभा का चुनाव होता है इस मध्य प्रदेश की जनता अपने आप उन्हें सर्टिफिकेट देती है, एक अच्छा काम करने की सर्टिफिकेट देती है और बराबर वह विजय हासिल करते हैं। उनके बारे में मैं जितना भी कहूं, जमीन से जुड़कर काम करने वाला कार्यकर्ता शिवराज सिंह चौहान आज से नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में जब युवा मोर्चे के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे तब से मैं शिवराज सिंह जी चौहान को मेरे बहनों भाइयों देख रहा हूं। यदि मैं कहूं कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी, वैसे ही हमारे शिवराज सिंह जी चौहान, इन लोगों की सरकार पूरी तरह से गरीबों के कल्याण के प्रति समर्पित है, तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। जो भी योजनाएं चाहे हमारे प्रधानमंत्री चलाते हों, राज्य में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चलाते हों, मैं देखता हूं हर योजना का केंद्र बिंदु यदि कोई होता है इस राज्य का अथवा इस देश का, गरीब व्यक्ति होता है। गरीबों का कल्याण, बहनों भाइयों, जहां हमारी यह प्रतिबद्धता है, गरीबों का कल्याण यह हमारी प्रेरणा है। गरीबों का कल्याण यह हम सबके जीवन का एक मंत्र है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो जो भी कदम उठाए हैं, बहुत विस्तार में जाकर यहां पर इसकी चर्चा नहीं करना चाहूंगा। क्या कभी किसी ने सोचा था ऐसा भी प्रधानमंत्री इस देश में आएगा
कि इस हिंदुस्तान में वह यह संकल्प ले कि 2024 समाप्त होते होते हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि एक व्यक्ति भी, एक परिवार भी शेष नहीं बचेगा जिस परिवार को अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिसको पीने के लिए घर में पानी न मुहैया हो जाए। एक परिवार भी ऐसा शेष नहीं बचेगा जिस परिवार की माताएं बहनें लकड़ी जलाकर, अंगीठी जलाकर वो अपना भोजन नहीं पकाएंगी, बल्कि गैस सिलेंडर के माध्यम से अपना भोजन पकाएंगी। इसकी क्या कभी किसी ने कल्पना की थी? कई कदम उठाए आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत, उसे लागू कर दिया। यदि कोई बीमार हो जाता है तो मेरे बहनों भाइयों 5 लाख रुपए तक का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। और ये 1 साल में यदि उसकी बीमारी ठीक नहीं होती है तो अगले वर्ष भी 5 लाख रुपए का उसका मुफ्त इलाज किया जाएगा। भारत ही नहीं, दुनिया के किसी भी देश में इस प्रकार की योजना बहनों भाइयों देखने को आपको नहीं मिलेगी। कई ऐसे अद्भुत कार्य हमारी सरकार ने किए हैं बहनों भाइयों, जो कुछ भी कहा जाए इसके बारे में वह कम है। आज ऊर्जा की राजधानी इस सिंगरौली में हम यहां पर मौजूद हैं। हितग्राही सम्मेलन यह हो रहा है। लगभग 27,000 से अधिक परिवारों को आज शिवराज जी ने भूमि आवंटित किया है। यदि यहां के मुख्यमंत्री शिवराज जी की गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता न होती तो मैं समझता हूं कि यह पुनीत कार्य वह किसी भी सूरत में न करते। तरह तरह के प्रलोभन देकर नेताओं ने जनता का समर्थन हासिल किया है बहनों भाइयों। इधर उधर के वादे करके लोगों का जनता उन्होंने समर्थन हासिल किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है बहनों भाइयों, जो कहती है उसे करके दिखाती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे घोषणा पत्रों को के पन्नों को पलटकर यदि कोई देखे, यह देखेगा चुनाव के समय अपने घोषणा पत्र में जो भी बातें करते हैं, हम जो भी वादे करते हैं, अक्षरशः हम अपने वादे को पूरा करते हैं मेरे बहनों भाइयों। हमारे कृति और कथन, हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं होता है। आजाद भारत के इतिहास में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में पैदा हुए इस विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया बहनों भाइयों। और भारत ही नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो कुछ भी कहा था उस वादे को पूरा नहीं किया। हमारे घोषणा पत्रों को उठाकर आप देखिए, जब जो कहा सब किया। आज शिवराज सिंह जी चौहान ने 4,000 रुपया किसानों के खाते में डाला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष हर किसान के खाते में 6,000 रुपया जमा कर रहे हैं। वहीं पर हमारे यहां के शिवराज सिंह चौहान जैसा मुख्यमंत्री है जिसने फैसला किया 6,000 तो हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, तो 4,000 में मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को प्रतिवर्ष मैं अतिरिक्त मुहैया कराऊंगा। क्या यह छोटी बात है? इससे बड़ी और संवेदनशीलता किसी मुख्यमंत्री की क्या हो सकती है? बहनों भाइयों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार राजीव गांधी ने चिंता व्यक्त करते हुए यह कहा था, क्या करें, हम ऊपर से 100 पैसा भेजते हैं लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते 14 पैसा बामुश्किल लोगों की जेबों में पहुंच पाता है, लोगों तक पहुंच पाता है। यह चिंता उन्होंने व्यक्त की थी। लेकिन आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वह करिश्मा करके दिखाया है बहनों भाइयों। आज यदि 100 रुपया दिल्ली के बैंक के खातों से चलता है तो 100 का 100 पैसा, 100 का 100 रुपया आपके खाते में पहुंचता है। भ्रष्टाचार को भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को कम करना है तो भाषण से भ्रष्टाचार कम नहीं होगा। भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है, भ्रष्टाचार को कम करना है, तो सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव लाकर ही भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है अथवा भ्रष्टाचार को समाप्त किया जा सकता है। इस दृष्टि से आजाद भारत में पहली बार यदि किसी प्रधानमंत्री ने कदम उठाया है तो उस प्रधानमंत्री का नाम है नरेंद्र मोदी। बहनों भाइयों,
यह कोई हमारी छोटी उपलब्धि नहीं है। फैसला किया है हमारी सरकार ने, हिंदुस्तान का एक भी जिला शेष नहीं बचेगा जिस जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज न खुल जाए। हर राज्य में जितने एम्स थे, आज राज्यों में बड़ी संख्या में नए नए एम्स खुलते जा रहे हैं। और आज तक आपको जानकर खुशी होगी कि 648 मेडिकल कॉलेज भारत में अतिरिक्त बंद कर तैयार हो गए हैं। क्या यह कोई छोटी उपलब्धि है? और इन्होंने जिस कॉलेज की बात अभी यहां पर की है, शासकीय माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज सिंगरौली, मैं शिवराज सिंह जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके सिंगरौली के शासकीय माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज के जो छात्र निकलेंगे वह केवल सिंगरौली के माइनिंग में काम नहीं करेंगे, यहां के ही ऊर्जा क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, बल्कि सारे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र में जाकर अपनी भूमिका निभाएंगे और दुनिया के दूसरे देशों में भी एक्सपर्ट बनकर वह जाएंगे और वहां के लोगों को भी अन्य प्रकार की तकनीकी सहायता भी वह मुहैया कराएंगे। यह काम शिवराज सिंह जी, आपने कोई छोटा काम नहीं किया है, बड़ा काम आपने किया है और इसके लिए मैं सचमुच आपको बधाई देना चाहता हूं। मेडिकल कॉलेज भी सिंगरौली में खोल रहे हैं। यह सब कोई छोटी बातें नहीं है बहनों भाइयों। और मैं खदान आवंटन की प्रक्रिया को हमारी सरकार ने पारदर्शी बनाया है। बहनों भाइयों, पहले खदान को लेकर भ्रष्टाचार होता था कि नहीं होता था? होता था कि नहीं होता था? लेकिन अब कोई मां का लाल खदान के आवंटन के मामले में भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। बहनों भाइयों, ऐसी सरकार बनी है। जहां तक सड़कों के निर्माण का प्रश्न है, पहले बामुश्किल इस देश में प्रतिदिन 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होता था। आज जब से हम लोगों की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, बहनों भाइयों, हिंदुस्तान में प्रतिदिन 37 किलोमीटर सड़कों का निर्माण हो रहा है। यह करिश्मा यदि कोई सरकार कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कर सकती है। कई ऐसी योजनाएं हैं। मोबाइल का जहां तक सवाल है, बहनों भाइयों, मोबाइल 2014 में 92%, 100 में 92 मोबाइल दुनिया के दूसरे देशों से भारत में आते थे। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि आप जो मोबाइल का प्रयोग करते हैं उसमें 97% मोबाइल अब कहीं बनते हैं तो भारत की धरती पर बनते हैं, भारतवासियों के हाथों से बनते हैं। बहनों भाइयों, यह करिश्मा यहां पर हुआ है। कार बनाने के मामले में, कार मैन्युफैक्चरिंग के मामले में जो भारत दुनिया में बहुत पीछे था, जापान जिसमें आगे माना जाता था, जापान को भी पछाड़कर आज भारत दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो गया है यहां पर कि सबसे अधिक कार का निर्माण होता है। स्टील बनाने के मामले में भी हमारा यह भारत दुनिया के दूसरे नंबर पर आकर खड़ा हो गया है। और डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय का जहां तक सवाल है, मेरे बहनों भाइयों, पहले हमको हथियार, गोले, बारूद, मिसाइल, बंदूक, यह सब यदि हमको मंगाने होते थे, पैटर्न टैंक, हम दुनिया के दूसरे देशों से उसे हम आयात करते थे, उसे मंगाते थे। लेकिन अब हम लोगों ने फैसला किया है कि अब दुनिया के दूसरे देशों से यह सब सामान आयात नहीं करेंगे, बल्कि सारे यह रक्षा से जुड़े हुए हथियार, मिसाइल, बम, गोले, एमिनिशन भारत की धरती पर बनेंगे और भारतवासियों के हाथों से बनेंगे और सारी दुनिया के लिए भी बनेंगे। रक्षा के मामले में भी हम भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। यह सब सारे बड़े बड़े काम हमारी सरकार ने किए हैं बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री ने किए हैं। और जिस समय 2014 में हम लोगों की सरकार बनती थी तो हमारा भारत दुनिया के जो 10 देश थे, उन 10 देशों में अर्थव्यवस्था यानी जिसे कहते हैं धन दौलत के मामले में दुनिया के 10 देशों में था, 10वें नंबर पर था धन दौलत के मामले में दुनिया में। लेकिन आज आपको जानकर खुशी होगी कि 8 वर्षों के अंदर ही वह करिश्मा यह भारत के अंदर हो गया कि आज हमारा देश दुनिया के 10वें नंबर पर नहीं है बल्कि दुनिया के देशों के 5वें नंबर पर पहुंच गया है। बहनों भाइयों, यह है हमारा भारत।
और मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, और यह मैं ही नहीं कह रहा हूं बल्कि दुनिया के अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं कि 2027 समाप्त होते होते यह भारत धन दौलत के मामले में यानी अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया के 3 देशों में आकर खड़ा हो जाएगा, यानी अमेरिका, चीन और उसके बाद यदि कोई देश होगा तो वह भारत होगा। बहनों भाइयों, भारत होगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितना मुझे अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी है, ऐसे ही यदि भारत आगे बढ़ता रहा तो 2047 आते आते धन दौलत के मामले में यानी दुनिया का सबसे धनवान देश यदि कोई गिना जाएगा तो हमारा और आपका देश यह भारत गिना जाएगा। मेरे बहनों भाई, अभी हमारे शिवराज सिंह जी से चर्चा कर रहे थे, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है। बहनों भाइयों, हमारे यूक्रेन में जो भारत के 22,000 से अधिक बच्चे फंसे हुए थे, उनके माता पिता यहां शोर मचा रहे थे कि हमारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं, कभी भी उनके जान के ऊपर संकट आ सकती है। भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को जल्दी से उन्हें बाहर लाना चाहिए। आसान काम नहीं था। दुनिया के कई देशों के बच्चे यूक्रेन में पढ़ रहे थे। रूस भी कोई कमजोर देश नहीं है। रूस के साथ यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी। दुनिया का कोई भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जिस काम को नहीं कर पाया, उस काम को यदि किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहनों भाई, आप ये कहेंगे कि मोदी जी ने कौन सा करिश्मा कर दिया? उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से भी बात की और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बात की और अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन से भी बात की। तीनों से बात किया और दुनिया का कोई नेता नहीं कर सकता था। बात किया और थोड़ी देर के लिए युद्ध रोक दिया गया और हमारे सारे भारतवासी बच्चे भारत वापस आ गए। यह है भारत। दुनिया में भारत की हैसियत बढ़ी है। दुनिया की नजरों में अब हमारा भारत यह कमजोर भारत नहीं रहा है। दुनिया के नजरों में मेरे बहनों भाइयों, हमारा भारत अब यह ताकतवर भारत बन गया है। ऐसा नहीं है कि जो चाहे भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। लेकिन हमारे कांग्रेस के नेता लोग भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हमारे भारत के सेना के जवानों के शौर्य और पराक्रम पर भी वह सवालिया निशान लगाने की जरूरत करते हैं। बहनों भाइयों, जो हमारा सेना का जवान हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा करता है अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर, क्या क्या बातें कांग्रेस के नेताओं ने की हैं। और एक नेता जो इसमें भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, बहने जैसे पता नहीं क्या हो गया उनको। देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं खुलकर नहीं बतलाऊंगा, लेकिन मैं साफ कर देना चाहता हूं बहनों भाइयों, जो भी इस बार युद्ध हुआ है चाहे भारत चीन के साथ, उसमें जिस शौर्य पराक्रम का परिचय हमारी सेना के जवानों ने दिया है बहनों भाइयों, यदि मैं उसकी चर्चा किसी के सामने में कर दूं, सबका सीना चौड़ा हो जाएगा हर भारतीय का। बहनों भाइयों, वह करिश्माई काम किया है। और मैं आपसे भी अनुरोध करना चाहूंगा, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर भारत के सेना के जवानों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा है, जो चाहे वह आंख दिखाकर निकल जाए, वैसा भारत नहीं है। भारत अब बदल चुका है मेरे बहनों भाइयों, आप यकीन रखना। और अब तक जिस शौर्य पराक्रम का परिचय हमारे जवानों ने दिया है, अद्भुत है। लेकिन बार बार उस सेना के बारे में इधर उधर की बातें की जाती हैं। मेरी समझ में नहीं आता क्या हो गया है इन लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय जगत में, सारी दुनिया में भारत का कद ऊंचा हुआ है मेरे बहनों भाइयों। अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आप यहां के लोग भी यदि दुनिया के दूसरे देशों में रहते होंगे, आप उनसे पूछिए कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आए थे, बोल कर गए हैं, क्या यह सच है कि नहीं है?
पहले भारत कुछ बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरतापूर्वक नहीं सुनती थी। अब भारत बोल रहा है, कमजोर देश है, जो सुनना चाहिए उसको भी लोग अनसुना कर देते थे। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की वह हैसियत बनी है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि कुछ भारत बोलता है मेरे बहने भाइयों, तो दुनिया कान खोलकर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत बड़ी है। आज उस भारत के बारे में अनाप शनाप की बातें, और एक कांग्रेस के नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते होंगे, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले। बहनों भाइयों, भारत हमारा टूट रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे पीछे के लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या हमारा भारत टूट रहा है? इधर के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या टूट रहा है? वो भारत जोड़ने के लिए निकले। भारत को टूटना था तो एक बार टूट चुका, 1947 में ही टूट चुका। भारत माता के 2 टुकड़े हो गए, भारत पाकिस्तान बन गया। बहनों भाइयों, उस समय भी हमारे जो नेता थे उनके दिल की यह हसरत थी, उनकी भी अलग थी, भारत टूटना नहीं चाहिए। लेकिन हो गया, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, किन परिस्थितियों में हुआ है। और आज राहुल गांधी चारों तरफ घूम घूम कर कह रहे हैं हिंदुस्तान में नफरत ही नफरत चारों तरफ है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में नफरत पैदा करने का काम कौन कर रहा है? क्या सारे देश में मोदी जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? क्या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी लोगों के बीच नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं? मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहता हूं बहनों भाइयों, क्या यह नेता लोगों के बीच नफरत पैदा कर रहे हैं? कहां उनको नफरत दिखाई देता? सारी दुनिया में या कांग्रेस के लोग भारत को बदनाम कर रहे हैं मेरे बहनों भाइयों, इसका उन्हें जवाब दिया जाना चाहिए। सारी दुनिया में भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में नफरत ही नफरत है। जिस भारत की इज्जत सारी दुनिया में बढ़ी है, जिस भारत ने, और दुनिया का इकलौता देश हमारा यह भारत है बहनों भाइयों, कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, यदि दुनिया को कहीं से गया है तो केवल और केवल हमारे और आपके देश भारत की धरती से गया है मेरे बहनों भाई। और उस भारत को बदनाम किया जा रहा है कि भारत में नफरत ही नफरत है। राहुल जी, आपको हो क्या गया है? मोदी जी नफरत पैदा कर रहे हैं। नफरत पैदा करके आप पुनः सत्ता हासिल करना चाहते हैं। नफरत पैदा करके सत्ता नहीं हासिल की जा सकती है। यदि सत्ता हासिल की जा सकती है तो बहनों भाइयों, जनता का विश्वास प्राप्त करके, जनता की मोहब्बत हासिल करके ही प्राप्त की जा सकती है। जैसे हमारे शिवराज सिंह जी यहां मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। इधर उधर की बातें जो मन आता है वह बोलते रहते हैं। बहनों भाइयों, हमारे भारत ने कभी भी जाति, पंथ, मजहब इस आधार पर कभी भेदभाव नहीं किया। जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है, सभी भाई भाई हैं। भारत को जो आजादी हासिल हुई है, उसमें अपना बलिदान देने का काम हर धर्म के लोगों ने किया है। चाहे वह चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह हो, चाहे खुदीराम बोस हो, चाहे अशफाक उल्लाह खां हो। क्या दीवानगी थी। 26 साल की जवानी चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के कंपनी गार्डन में अपने रिवाल्वर की गोलियों से अंग्रेज दुश्मनों को भूनते भूनते जब रिवाल्वर में अंतिम गोली शेष बची तो उन्हें इस बात की चिंता सताने लगी कि कहीं विदेशियों की रिवाल्वर की विदेशी गोली हमारे जिस्म में प्रवेश कर हमारे जिस्म को नापाक न कर दे। इसलिए चंद्रशेखर आजाद ने अपने ही रिवाल्वर की अंतिम गोली अपने सीने में दाग लेने का काम किया था। तब जाकर यह भारत आजाद हुआ है। वहीं हम अशफाक उल्लाह खां को भी नहीं भूल सकते।
21 साल की जवानी थी। मां कहती थी, बेटा अशफाकुल्लाह शादी कर ले, बहुला, मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरी देखभाल करेगी, मेरी परवरिश करेगी। लेकिन अशफाकुल्लाह के दिल में तो आजादी हासिल करने की दीवानगी थी। मुस्कुरा कर वह अपनी मां के आग्रह को टाल देता था। जब अंग्रेजों की हत्या करने के मामले में अशफाकुल्लाह को फांसी की सजा हो गई, फांसी के तख्त पर ले जाया गया, तो मजिस्ट्रेट ने पूछा, बोलो अशफाकुल्लाह, तुम्हारी अंतिम मुराद क्या है, ताकि तुम्हारी अंतिम मुराद का संदेश मैं तुम्हारी मां तक पहुंचा दूं। अशफाकुल्लाह खान ने कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, जाकर मेरी मां तक संदेश पहुंचा दे कि तुम्हारा बेटा अशफाकुल्लाह आज फांसी के तख्त पर खड़े होकर अपनी शादी रचाने जा रहा है, अपनी निकाह करने जा रहा है। मजिस्ट्रेट ने पूछा, क्या अशफाकुल्लाह तुम पागल हो गए हो? कहां है वह लड़की जिस लड़की के साथ फांसी के तख्त पर खड़े होकर तुम शादी रचाने जा रहे हो? बहादुर अशफाकुल्लाह खान ने कहा था, मेरे बहनों भाइयों, क्या मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया हूं, अंधे तुम हो गए हो। क्या तुझे दिखाई नहीं देता है? मेरी आंखों के सामने यह जो फांसी का फंदा है, यही वह हमारी महबूबा है जिसे आज मैं अपने गले से लगाने जा रहा हूं, जिसके साथ मैं शादी रचाने जा रहा हूं। मैं राहुल जी विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, नफरत की बात करके हिंदुस्तान की छवि को दुनिया में खराब मत करिए। आप नफरत करके नफरत पैदा कर रहे हैं। आप दुनिया के लोगों के बीच जाकर, आप भारत के लोगों के बीच जाकर मोदी जी के प्रति नफरत पैदा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रति नफरत पैदा करते हैं। किसके प्रति आप नफरत पैदा करते हैं? देश इस सवाल का जवाब चाहता है। लेकिन सारी दुनिया में तो यही छवि बन रही है कि भारत में नफरत ही नफरत है, और कहते हैं कि नफरत के बाजार में मैं मोहब्बत बेचने के लिए निकला हूं। बहनों भाइयों, कुछ मोहब्बत आपको भी मिली है उनकी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन्होंने कुछ मोहब्बत दिया है कि नहीं दिया? बताइए। अब मोहब्बत के बारे में वो क्या जाने? बहनों भाइयों, ध्यान रखना चाहिए। मैं राहुल जी को भी कहना चाहूंगा, कांग्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहूंगा, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। भारत की प्रतिष्ठा, भारत की आन बान शान के साथ राहुल गांधी जी खिलवाड़ मत करो। भारत आगे बढ़ रहा है, सहयोग कर सकते हो आप सहयोग करो, नहीं कर सकते हो आप चुप्पी साध कर बैठ जाओ। भारत को अंतर्राष्ट्रीय जगत में बदनाम करने की कोशिश मत करो। बहनों भाइयों, बातें बहुत सारी सी हैं, बस इतना ही मैं कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वो करती है, चाहे उसके लिए हमें जो भी कीमत चुकानी पड़े। और आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत की राजनीति में विश्वसनीयता का संकट, क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, हम लोग किसी भी सूरत में नहीं पैदा होने देंगे। और देश का रक्षा मंत्री होने के नाते भी मैं कहना चाहता हूं, आश्वस्त रहिएगा। देश की सीमाओं पर यदि बुरी नजर डालने की कोई कोशिश करेगा तो भारत के अंदर वह ताकत है कि उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, यकीन रखना। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि खुलकर की ही नहीं जा सकती। सचमुच मुझे अपने सेना के जवानों पर बहुत ही फक्र है मेरे बहनों भाई। और इस तरीके से बेबुनियाद अनर्गल बातें करने वालों को जनता निश्चित रूप से जवाब देगी, मुझे पूरा यकीन है। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आज इस कार्यक्रम में मुझे भाग लेने का अवसर
हमारे यहां के मुख्यमंत्री, हमारे छोटे भाई श्री शिवराज सिंह जी चौहान ने यह अवसर मुझे दिया है। बहनों भाइयों, शिवराज सिंह जी के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना है, बच्चा बच्चा अच्छी तरह परिचित है। सादगी, सरलता, सभी से प्यार करना, सभी की समस्याओं का निराकरण करने के लिए भरपूर ईमानदारी से कोशिश करना, यह उनकी प्रकृति है, यह उनका स्वभाव है। और इसीलिए लगातार इतने लंबे समय तक वह बराबर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने हुए हैं। बीच में थोड़ा सा आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया था, लेकिन मैं समझता हूं कि आगे उसकी भरपाई निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता करेगी। मुझे पूरा विश्वास है उसकी भरपाई करेगी, क्योंकि जो हम लोगों के विरोधी हैं उनको देख लिया आपने, वो क्या क्या करते हैं। और आज जो कुछ भी शिवराज सिंह जी आपने, आपकी सरकार ने किया है, उसके लिए मैं पुनः आपको हार्दिक बधाई देता हूं। बहुत ही पुण्य कार्य आपने किया है। जिनके पास जमीन नहीं, ऐसे 25,500 से अधिक लोगों को जमीन आवंटित कर दिया मुफ्त में। मैं आज जब आवंटित कर रहा था वह सर्टिफिकेट, जमीन जिनको मिली है, जो उनको आवंटित कर रहा था, बहनों भाइयों, उनके चेहरे की मुस्कान, उनके परिवार के सदस्यों के चेहरे की मुस्कान देखने बनती थी। कोई भी संवेदनशील व्यक्ति होगा तो उसे देखकर भावुक हो उठेगा। यह लग रहा था कि अपने दिल से वह आशीर्वाद दे रहे हैं। लोक कल्याणकारी सरकार इसे ही कहते हैं। और यह काम शिवराज सिंह जी की प्रकृति में है, उनके स्वभाव में है, बराबर करते रहते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबका समर्थन, आप सबका विश्वास सदैव उन्हें मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप सब मौजूद हैं, इतनी देर से बैठे हुए हैं, जो आपने धैर्य का परिचय दिया है, इसके लिए पुनः एक बार शीश झुकाकर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं और इसी के साथ अपना निवेदन भी समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री भारत श्री राजनाथ सिंह जी। माननीय रक्षा मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया आप अपने करकमलों से आज हितग्राहियों को लाभ वितरित करें। जिन भू अधिकार पत्रों की बात हो रही है, सबसे पहले ऐसे हमारे 7 हितग्राहियों को हम यहां बुला रहे हैं, जिन्हें भू अधिकार पत्र यहां प्रदान करेंगे माननीय रक्षा मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी। रामलाल पनिका, पिता छोटे, राम, पिता राम मनोहर, राज बहुरन सिंह, पिता छोटकऊ सिंह, राम विचार साकेत, पिता भागीरथी साकेत, राजकुमार पनिका, पिता चतुर्गुण पनिका, रविचंद साकेत, पिता रामनारायण साकेत और कुबेर लाल, पिता राजरूप खेरवार। ये हमारे एक साथ खड़े हुए हितग्राही ऐसे परिवार के मुखिया, जिनको आज भू अधिकार पत्र के साथ भूमि का स्वामित्व सौंपा जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम व्यापार एवं उद्योग की विभिन्न योजनाएं, जिसमें केंद्र और राज्य की योजनाएं शामिल हैं, उसके हितग्राहियों को बुला रहे हैं। 45 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है आलू और केला चिप्स निर्माण के लिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत अविनाश कुमार वेडन से हैं आप, इन्हें 45 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। श्री अविनाश कुमार जी, भू अधिकार पत्र भी प्रदान किए जा रहे हैं। उसके बाद व्यापार एवं उद्योग के लिए सहायता का सिलसिला आरंभ होगा। अब व्यापार एवं उद्योग का सिलसिला, इसमें श्री अविनाश कुमार बैडन से हैं आप, इन्हें चिप्स निर्माण इकाई के लिए 45 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है।
ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत है। इसमें 50 लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्राप्त होगा और जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सिंगरौली के माध्यम से ये सहायता मिल रही है। इसके बाद 8 लाख रुपए की सहायता जूते चप्पल की दुकान के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत राम सुंदर साहू ग्राम शासन को दी जा रही है। यह भी सेंट्रल बैंक के माध्यम से दी जा रही है। 2 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। ग्रेजुएशन तक शिक्षित हितग्राही अब अपने रोजगार से जुड़ने जा रहे हैं। और तीसरे हितग्राही हैं पशु आहार संयंत्र के निर्माण के लिए श्री श्याम बिहारी शाह ग्राम शासन। इन्हें 10 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। महिला एवं बाल विकास विभाग की लाडली लक्ष्मी योजना के तहत आद्या शाह को, बालिका का नाम आद्या शाह, माताजी का नाम संगीता शाह को लाडली लक्ष्मी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और कृतज्ञा वर्मा जो कि रेशमा वर्मा जी की सुपुत्री हैं, मनोज वर्मा जी की सुपुत्री हैं, उनको ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत आद्विक शाह को आधार के साथ लिंक मातृवंदना योजना का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। और शौर्या केशरी को, माताजी का नाम सिंपले और रमेश केशरी जी है पिताजी का नाम, इनको ये सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। इस तरह विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को सर्टिफिकेट्स कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री तथा माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने करकमलों से प्रदान किए। माननीय विधायक सिंगरौली श्री रामलल्लू वैश्य जी तथा नगर पालिक निगम सिंगरौली के माननीय अध्यक्ष श्री देवेश पांडे जी से आग्रह है कि आप माननीय रक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। आकर स्मृति चिन्ह प्रदान करने के लिए स्थानीय विधायक माननीय श्री रामलल्लू वैश्य जी तथा स्थानीय नगर पालिक निगम सिंगरौली के अध्यक्ष महोदय श्री दिनेश पांडे जी अब माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम में मौजूद जिले के प्रभारी मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय सांसद महोदया रीति पाठक जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। जोरदार तालियों से आइए, हम यहां से अपनी यादें सौंप रहे हैं, सिंगरौली की यादें माननीय रक्षा मंत्री जी को। हमारे माननीय विधायक महोदय श्री रामलल्लू वैश्य जी और हमारे नगर पालिक निगम के अध्यक्ष महोदय श्री देवेश पांडे जी अपने हाथों से ये शुभकामनाएं सौंप रहे हैं माननीय रक्षा मंत्री जी के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय प्रभारी मंत्री श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी को और माननीय हमारी सांसद महोदया रीति पाठक जी को। माननीय विधायक महोदय श्री रामलल्लू वैश्य जी से विनम्र आग्रह है कि आप कृपया आभार के 2 शब्द गाएं। आज हम अभिभूत हैं माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी का आज इस सिंगरौली के धरती पर स्वागत वंदन अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का स्वागत वंदन के साथ, अभिनंदन के साथ आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर बैठे जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष का भी आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय कांत शीर्षदेव सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रदेश महामंत्री और युवा संभाग के प्रभारी रणबीर सिंह रावत जी का आभार व्यक्त करता हूं। और जिले के हमारी माननीय सांसद जो लगातार सिंगरौली सीधी का 2री वार्ड नेतृत्व कर रही हैं, उनका भी इस कार्यक्रम में आभार व्यक्त करता हूं। कार्यक्रम में सभी विधायक माननीय मंच पर बैठे सभी का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, धन्य है आप इस धरती पर
प्रणाम करते हुए ये जितने भी आवेदन है मैं सारे लूंगा और भाई साहब को विदा करने के बाद फिर एक बार मिलके जो भी मिलेंगे उनसे मिलते हुए जाऊंगा, चिंता नहीं करें। बोलिए भारत माता की। एक बार फिर राजनाथ सिंह जी भाई साहब का ताली बजा के स्वागत कीजिए।